स्वागत है आपका माइंडसेट ऑडियो बुक में, जहां दुनिया के सबसे सफल लोगों की तरह सोचना आपकी सफलता की कुंजी बनता है। आज हम लेकर आए हैं डैनियल स्मिथ की लिखी किताब हाउ टू थिंक लाइक बिल गेट्स की समरी। ये किताब सिर्फ बिल गेट्स की जिंदगी की कहानी नहीं है, ये उनके दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका है। ये उन मानसिक मॉडलों और सोचने के तरीकों को उजागर करती है जिनका इस्तेमाल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसा साम्राज्य बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया है। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हों, एक स्टूडेंट हों या कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ी चुनौतियों का समाधान खोजना चाहता हो, बिल गेट्स की सोच आपको एक नया नजरिया देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए, भविष्य के बारे में लंबी अवधि के लिए कैसे सोचा जाए और अपनी जिज्ञासा का इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए कैसे किया जाए, तो ये समरी आपके लिए है। परिचय। बिल गेट्स की उनके बड़े होने से लेकर उनके नाम कमाने तक की कहानी, इसमें आप ये सब जानेंगे। बिल गेट्स लगभग हर किसी के आदर्श हैं। कौन होगा जो एक बिलियनियर, एक सॉफ्टवेयर जीनियस या दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता होगा? लेकिन गेट्स कैसे सोचते हैं? उन्हें क्या करना पसंद है? वो एक ऐसी दुनिया में कैसे मशहूर हुए जब कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी? गेट्स ने इतनी बड़ी कंपनी को कैसे लीड किया? बिल गेट्स की जिंदगी से जुड़े कई सवाल हैं और उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। इस समरी में उन सभी सवालों के जवाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिल गेट्स का शुरुआती जीवन। बिल गेट्स की कहानी कोई आम सफलता की कहानी नहीं है। वे कोई गरीब आदमी नहीं थे जो बूढ़े होकर अमीर बने। गेट्स एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनके बचपन से काफी कुछ सीखा जा सकता है। उनके माता पिता टीवी देखने के मामले में बहुत सख्त थे। वे अपने बच्चों को स्कूल वाले दिनों की रात में टीवी देखने नहीं देते थे। लेकिन गेट्स को इससे खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें टीवी देखना उतना पसंद ही नहीं था। उनके माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके बच्चों का ज्यादातर समय बौद्धिक चीजों में बीते, जैसे पढ़ना, बातें करना या फिर ऐसे खेल खेलना जिससे दिमाग तेज हो। साथ ही गेट्स परिवार दूसरे परिवारों के साथ अक्सर छुट्टियां मनाने जाया करते थे। इन छुट्टियों का सबसे अच्छा हिस्सा मिनी ओलंपिक्स होते थे, जो वे परिवार आयोजित करते थे। इसने गेट्स के दूसरों से मुकाबला करने और उन्हें चुनौती देने के स्वाभाविक जुनून को बढ़ाया। स्कूल में उन्हें साइंस और मैथ्स में बेहद दिलचस्पी थी। गेट्स ने अपने एसएटी के मैथ्स कॉम्पोनेंट में परफेक्ट 800 स्कोर किए थे। कंप्यूटर से पहली मुलाकात। गेट्स ने सबसे पहले कंप्यूटर 1968 में देखा था, लेकिन उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए स्कूलों के पास एक अलग तरह की मशीन थी। ये मशीन अपने यूजर को कहीं और रखे मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट करती थी। इसके लिए स्कूल को बस एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती थी। गेट्स उस मशीन पर घंटों समय बिताते थे। आखिरकार उन्होंने अपने पहले डिजिटल गेम टिक टैक टो को कोडिंग के जरिए बनाया। कुछ समय बाद गेट्स को एहसास हुआ कि उस मशीन का लगातार इस्तेमाल करते रहने के लिए उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उस कंप्यूटर के यूज़ के लिए उन्हें हर घंटे $8 देने होते थे, जो उस समय किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस परेशानी के हल के लिए गेट्स ने ऐसी नौकरी ढूंढने का फैसला किया जो उन्हें इतने पैसे दे सके जिससे वे अपने कंप्यूटर के पैशन को आगे बढ़ा सकें। जिस शहर में गेट्स रहते थे, वहाँ सी क्यूब नाम की एक नई कंपनी खुली थी। 13 साल की उम्र में अपने कंप्यूटर के ज्ञान के जरिए उन्हें वहां नौकरी मिली। उनका काम कंपनी के प्रोग्राम में गड़बड़ियां या बग्स ढूंढना था। उसके बदले वो कंपनी गेट्स को अपना कंप्यूटर मुफ्त में इस्तेमाल करने देती थी। 15 साल की उम्र में गेट्स ने दूसरा प्रोग्राम बनाया, जो पहले से ज्यादा जटिल था। उन्होंने उसका नाम ट्रैफ ओ डेटा रखा। ये सॉफ्टवेयर सियाटल के ट्रैफिक का डेटा लेकर उसे रिपोर्ट में बदलता था, ताकि ट्रैफिक इंजीनियर उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जब कॉलेज जाने का समय आया तो गेट्स ने हार्वर्ड चुना, लेकिन गेट्स को क्लास अटेंड करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गेट्स उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देते थे जो उनके दिमाग को चुनौती देते थे, और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिया करते थे। कंप्यूटर लैब में घंटों बिताने से गेट्स के दिमाग को उस इंसान में ढलने में मदद मिली जो वे बाद में बने। गेट्स के हीरोज। गेट्स के आम बच्चों की तरह कई हीरोज नहीं थे, लेकिन कुछ हीरोज थे जिन्हें गेट्स पसंद करते थे, जैसे सर आइजैक न्यूटन और लियोनार्डो द विंची ने गेट्स को सच में प्रभावित किया था। जिंदगी में आगे चलकर हेनरी फोर्ड जैसे दूसरे हीरोज ने भी गेट्स को प्रभावित किया, लेकिन जब फोर्ड उस सफलता को बरकरार नहीं रख पाए तो वे गेट्स के हीरो नहीं रहे।
शायद वॉरेन बफेट एक ऐसे इंसान थे जिन्हें गेट्स सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वे बफेट से सबसे पहले 1991 में एक पार्टी में मिले थे। वे बड़ी जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए और दोनों एक दूसरे से बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। गेट्स और बफेट की सबसे मजेदार कहानियों में से एक तब की है जब दोनों साथ चीन गए थे। उन दोनों ने मैकडॉनल्ड्स में खाना खाया था और अमीर होने के बावजूद बफेट ने पैसों के बदले मुफ्त वाउचर के जरिए भुगतान किया था। बफेट ने वाउचर इसलिए दिया था क्योंकि वो बताना चाहते थे कि अमीर लोग कभी भी किसी मौके का फायदा उठाए बिना उसे छोड़ते नहीं हैं। गेट्स आज भी बफेट की इस सोच पर चलते हैं। कभी कभी जब उन्हें कोई फैसला लेना होता है, वे खुद को बफेट की जगह पर रखकर सोचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मौके फायदा उठाने के लिए ही बने होते हैं। अगर आप सही समय पर सही मौके का फायदा नहीं उठाते हैं तो आप कुछ जरूरी चीज खो देते हैं। गेट्स को बड़ा मौका मिला 1975 में। पॉल एलन, गेट्स के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, ने ऑल्टेयर 8800 नाम की एक नई मशीन के बारे में मैगजीन में पढ़ा था। एलन और गेट्स ने तय किया कि वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिस पर वो मशीन चल सके। उन्होंने MITS के संस्थापक एड रॉबर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू किया। ये वही कंपनी है जिसने ऑल्टेयर 8800 बनाया था। गेट्स ने रॉबर्ट्स को बताया कि उन्होंने और एलन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे उस मशीन में प्रोग्राम चल सकते हैं। गेट्स ने रॉबर्ट्स को 6 हफ्तों में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उस सॉफ्टवेयर को दिखाने के लिए मना लिया। मुश्किल ये थी कि गेट्स और एलन ने अभी तक वो सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं था। उनके पास समय कम था। गेट्स और एलन तुरंत सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए। उन्होंने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी और आखिर में सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन वाले दिन एलन कंपनी पहुंचे और वो सॉफ्टवेयर दिखाया जो उन्होंने बनाया था। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रभावित हो गए। MITS उस सॉफ्टवेयर को $3000 में खरीदने को मान गई और साथ ही उस सॉफ्टवेयर को बेचने के बाद जो भी पैसे आते उसमें से उन दोनों को भी एक हिस्सा दिया जाने वाला था। इस सफलता ने गेट्स और एलन को अपनी कंपनी खोलने के सपने को हवा दी। उन्होंने कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखने का मन बनाया। माइक्रो कंप्यूटर्स से माइक्रो और सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट। बाद में हाइफन हटा दिया गया और कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जिसे हम सभी आज जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति, प्रतिभाशाली स्टाफ। ये गेट्स का कंपनी के लिए लोगों को चुनने का कीवर्ड था। उन्होंने युवाओं पर फोकस किया जो अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। गेट्स साफ दिमाग वाले लोगों को लेना चाहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के लिए 2 दिन लगातार कोडिंग करते रहना कोई अजीब बात नहीं थी। नींद डरपोकों के लिए होती है, ये हमेशा से गेट्स का आदर्श वाक्य था। वे मानते थे कि इंसान सोने के बजाय उस समय कोई काम कर सकता है। 1978 से 1984 तक गेट्स ने बस 15 दिन की छुट्टियां ली थीं। जब काम के माहौल की बात आती है तो माइक्रोसॉफ्ट किसी आम कंपनी जैसी नहीं है। गेट्स मानते थे कि जब एक कर्मचारी को आराम करने का मौका दिया जाता है तब वो तरोताज़ा होकर भरपूर ऊर्जा के साथ काम पर लौटता है। रेडमंड में कंपनी के हेडक्वार्टर में खेलने की कई जगहें बनी हुई हैं जहां बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे गेम्स खेले जा सकते हैं। शुरुआत में गेट्स अपनी कंपनी में हर साल माइक्रो गेम्स भी आयोजित करते थे। वो मिनी ओलंपिक्स जैसा कुछ बनाना चाहते थे जिसे उन्होंने बचपन में एंजॉय किया था। गेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वो क्या है जो तय करता है कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराना क्या होता है और पहले से मौजूद चीजों को बेहतर बनाना क्या होता है? इस मुद्दे के लिए गेट्स बहुत लड़े, लेकिन वे जानते थे कि चुराने और बेहतर बनाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्हें लगता था कि अगर उस वक्त पेटेंट करवाना इतनी बड़ी चीज होती तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने की पूरी इंडस्ट्री ही बनती नहीं। चोरी का इल्जाम लगने के डर से कोई भी आइडिया को बेहतर बनाने का खतरा नहीं उठाता। हालांकि गेट्स चोरी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। वे नौसिखियों की आलोचना करते हैं जो गैर कानूनी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर की नकल करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हार्डवेयर को खरीदना होता है लेकिन सॉफ्टवेयर सबके लिए मुफ्त होता है, लेकिन गेट्स इस बात से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि इस सोच की वजह से सॉफ्टवेयर बनाने वालों को उनकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते हैं। इस वजह से वो सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देंगे और आखिर में इससे सभी को नुकसान होगा। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर एक मामला हुआ था जो काफी चर्चा में रहा था। जब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आया तो एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पर इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI को चुराने का आरोप लगाया था। ये मामला कई सालों तक अदालत में चला और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट जीत गया। गेट्स का मानना था कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से मौजूद इंटरफेस को बेहतर बनाया था, जिसे सबसे पहले ज़ीरॉक्स ने बनाया था। एप्पल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाया था, उसे चुराया नहीं था। सामने से नेतृत्व करे, लीड फ्रॉम द फ्रंट।
गेट्स किसी पारंपरिक बड़े लीडर की तरह नहीं है। वे सुपर कूल जैसे आम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने स्टाफ और सहकर्मियों का एक आम आदमी की तरह मजाक उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और काम के बीच परेशान भी करते हैं। गेट्स कोई पारंपरिक लीडर नहीं है, लेकिन अगर आप उन पर निर्भर करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जो चाहते हैं उसे सच करने के लिए गेट्स सब कुछ करेंगे। उनकी कहानी बताती है कि नेतृत्व करने की उनकी गहरी इच्छा ने उन्हें वो महान लीडर बनाने में मदद की जो वो आज हैं। जब गेट्स कम उम्र के थे तो उन्होंने और दूसरे स्टूडेंट्स ने मिलकर लेक साइड प्रोग्रामर्स क्लब बनाया था। उन्होंने अपना पहला कोड लिखा और टिक टैक टो का गेम प्रोग्राम किया। लेकिन गेट्स दूसरे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करने देते थे। इस वजह से उन्हें ग्रुप से निकल जाने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया। लेकिन जब गेट्स ने ग्रुप छोड़ा तो दूसरे स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि गेट्स ने ही लेक साइड प्रोग्रामर्स क्लब को बांध कर रखा हुआ था। वे अकेले ही थे जो सबसे अच्छा कोड लिख सकते थे और सिर्फ वे ही जानते थे कि टेक्निकल समस्याओं को कैसे हल करना है। इसलिए उन्हें ग्रुप में वापस बुलाया गया। गेट्स मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। वे ग्रुप का इंचार्ज बनना चाहते थे और उन्होंने सभी सदस्यों को चेतावनी भी दी कि अगर वे एक बार इंचार्ज बन गए तो वे हमेशा इंचार्ज बने रहेंगे। इनोवेट, इनोवेट, इनोवेट। अगर कोई भी आज तक आपके एक भी आइडिया पर नहीं हंसा है तो आप में पर्याप्त क्रिएटिविटी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से इस बात का ख्याल रखता है कि अपने ग्राहकों के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। इस सोच ने उनकी कंपनी को 40 साल तक सबसे ऊपर बनाए रखा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के रूप में कैसे देखते हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने दुनिया और दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया है। गेट्स हमेशा एक खास तरह की सोच का इस्तेमाल करते हैं। आज कौन मुझे हराने आया है? वे जानते हैं कि दुनिया ऐसे जीनियस लोगों से भरी हुई है जो हमेशा टेक्नोलॉजी बाजार के टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए गेट्स हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं। वे हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं। गेट्स की इस सोच का एक फायदा यह भी है कि इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी पैसे खर्च करती आई है। गेट्स ये भी मानते हैं कि सॉफ्टवेयर कला और इंजीनियरिंग का मिश्रण है। दोनों में से एक के बिना सॉफ्टवेयर का टिक पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके कर्मचारियों में दोनों गुण हों। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर अपडेट्स लगभग कभी भी समय पर रिलीज नहीं हुए। इस बात का बचाव करते हुए गेट्स ने कहा कि उनके लिए क्वालिटी सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर उन्हें किसी अपडेट की रिलीज को उसकी क्वालिटी पक्की करने के लिए कुछ समय तक रोक कर रखना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने आइडियाज को स्ट्रेस टेस्ट करें। गेट्स आइडियाज को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वे मानते हैं कि जब एक मैनेजर कोई फैसला लेता है तो उसे कभी भी पीछे मुड़कर उस पर दोबारा सोचना नहीं चाहिए। इसलिए गेट्स को जब भी अपने कर्मचारियों से कोई नया आइडिया मिलता था, वे उसे पहले खुद टेस्ट करना पसंद करते थे। लेकिन यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। गेट्स अपने कर्मचारियों के आइडिया पर चर्चा करते समय कभी भी उनकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचते थे। वे उन पर चिल्लाते थे, उसकी बुराइयां करते थे और उन पर गुस्सा हो जाते थे। वे अपने कर्मचारियों के आइडिया पर हमला करते थे और उन्हें ऐसे काल्पनिक हालात के बारे में कहते थे कि वे तनाव में आ जाते थे। गेट्स का मानना है कि सिर्फ मजबूत आइडियाज को ही जीवित रहना चाहिए। कुछ लोगों ने उन पर एक बुली यानी धौंस जमाने वाले का भी इल्जाम लगाया है, जो अपने कर्मचारियों की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन गेट्स को इस बात से सख्त नफरत थी जब कोई इंसान अपने आइडिया के बचाव में लड़ नहीं सकता था। वे चाहते थे कि उनके कर्मचारी भी अपने आइडिया के लिए चिल्लाएं, गुस्सा करें और लड़ें जिस पर वे यकीन करते हैं। जब एक आइडिया इस टेस्ट में पास हो जाता था तो इसका मतलब था कि आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि गेट्स उसे अपना पूरा समर्थन देंगे। अपनी गलतियों से सीखें। गेट्स मानते हैं कि सफलता विजेता को बेवकूफ बनाकर यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने सब कुछ जीत लिया है और वे कभी नहीं हार सकता। गेट्स के लिए सफलता हमेशा थोड़े समय के लिए रही है। जब भी वे किसी काम में सफल होते हैं तो वे आगे बढ़ जाते हैं और अपने अगले चैलेंज के बारे में सोचने लगते हैं। गेट्स अपनी सफलता का जश्न मनाने के बजाय हार के बारे में सोचने के लिए जाने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे जानी मानी हार थी माइक्रोसॉफ्ट बॉब। माइक्रोसॉफ्ट बॉब एक एनिमेटेड कैरेक्टर था जिसे माइक्रोसॉफ्ट यूजर की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन ये इतना एडवांस था कि उसे ठीक से काम करने के लिए एक हाई एंड हार्डवेयर चाहिए था। माइक्रोसॉफ्ट के यूजर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया
और गेट्स को एहसास हुआ कि उन्होंने बाजार को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। दूसरी कहानी है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग इंटरनेट को खो दिया था। जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ तब वो कंपनी की 5वीं या 6ठी प्राथमिकता पर था। किस्मत से गेट्स को एक दिन एहसास हुआ कि कैसे इंटरनेट हर चीज का भविष्य होगा और माइक्रोसॉफ्ट उसमें पीछे छूट गया है। वे घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाया और हालात संभालने की कोशिश की। गेट्स ने अपने सभी कर्मचारियों को एक मेमो भेजा, ये बताने के लिए कि इंटरनेट अब कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता है। कुछ ही महीनों में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया, जो उनका खुद का इंटरनेट ब्राउज़र है। बाद में ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र बन गया। एक प्रतिद्वंद्विता की कहानी, द स्टोरी ऑफ अ राइवलरी। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के पीछे गेट्स का मुकाबले के लिए प्यार सबसे बड़ा कारण रहा है। चाहे वो एक छोटा सा शतरंज का मैच हो या एप्पल के खिलाफ लड़ाई, उनकी सफलता की चाहत ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ाया है। स्टीव जॉब्स गेट्स से ज्यादा अलग नहीं थे। आखिरकार दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। वे दोनों ही डेवलपमेंट के ऐसे बाजार में घुसे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन दोनों में दुश्मनी होना एक लाजमी सी बात थी, लेकिन उनमें कुछ बुनियादी फर्क भी थे। गेट्स चल रहे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट बनाने पर केंद्रित थे, वहीं जॉब्स उन खास लोगों पर फोकस कर रहे थे जो अलग तरह से सोचते हैं। गेट्स अपने प्रोडक्ट्स के काम करने के तरीके पर ज्यादा केंद्रित थे, जबकि जॉब्स कला और प्रोडक्ट डिजाइन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन गेट्स और जॉब्स दोनों ही ये जानते थे कि बाजार इतना बड़ा है कि इसमें ये दोनों ही आराम से रह सकते हैं। दोनों समझ गए थे कि इस मजबूत मुकाबले ने ही उनकी कंपनियों को बेहतर बनाया था। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसके अंत में कोई नहीं हारा था। दशकों की दुश्मनी के बावजूद गेट्स और जॉब्स दोस्त थे। जॉब्स के गुजरने से पहले गेट्स उनसे मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे उन दोनों की दुश्मनी ने उनकी कंपनियों को मजबूत बनाया था। इसलिए ये बात याद रखनी जरूरी है कि दुश्मनी से मुकाबला पैदा होता है, मुकाबले से उद्देश्य, और एक उद्देश्य होने से हमें सफलता मिलती है। परिवार, फैमिली। गेट्स ने अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करते हुए बिताया है। रिश्ते बनाने का ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। वे जानते थे कि उन्हें एक ना एक दिन शादी करनी ही होगी, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया था। गेट्स जानते थे कि उनसे शादी करने के लिए लड़की को खास होना होगा। उनके लिए वो खास लड़की मेलिंडा थी। मेलिंडा के माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के 4 महीने बाद वे गेट्स के साथ न्यूयॉर्क ट्रेड फेयर में मौजूद थीं। मेलिंडा के सेंस ऑफ ह्यूमर और बुद्धिमानी ने गेट्स को आकर्षित किया, लेकिन उनके बीच चीजें तुरंत शुरू नहीं हुईं। जब गेट्स ने पहली बार मेलिंडा को डेट के लिए पूछा था, तो उन्होंने पूछा कि क्या वे 2 हफ्ते बाद खाली हैं। इससे मेलिंडा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुईं। गेट्स ने इस बारे में दोबारा सोचा और मेलिंडा को फोन किया। उस दिन उनकी कॉन्फ्रेंस होने के बावजूद गेट्स ने उसी रात मेलिंडा के साथ डिनर के लिए वक्त निकाला। सालों बाद गेट्स और मेलिंडा ने शानदार तरीके से शादी की। वे जानते थे कि घर और काम दोनों एक साथ कैसे संभालना है। गेट्स ने हमेशा अपने परिवार को सबसे पहले रखा है। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों को आम जिंदगी देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे अपनी ज्यादातर दौलत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे देंगे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे खुद सफल हों, और इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद रखने की जरूरत है कि परिवार हमेशा ही सबसे पहले आना चाहिए। बिल गेट्स की तरह पढ़ें। अगर आपको कभी गेट्स के ऑफिस में उनकी लाइब्रेरी देखने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि वहां उनके पास बिजनेस की पढ़ाई की कोई बुक्स नहीं है। वे इस बात को नहीं मानते कि किसी को अमीर बनने के लिए पहले बिजनेस की पढ़ाई करनी होगी। वे मानते हैं कि आपको सीधे बिजनेस फील्ड में ही उतर जाना चाहिए। खुद चीजों को करना और मुश्किलों से सीखना ही बेहतर और असली तरीका है। गेट्स ने जिन बिजनेस बुक्स को पढ़ा और पसंद किया है, उनमें से एक है डोनाल्ड आर क्योह की लिखी हुई बुक द 10 कमांडमेंट्स फॉर बिजनेस फेलियर। दूसरी बुक है एल्फ्रेड स्लोन की लिखी हुई माई ईयर्स विद जनरल मोटर्स। लेकिन गेट्स की पसंदीदा बुक वो है जिसे वॉरेन बफे ने उन्हें सिफारिश की थी। वो बुक है जॉन ब्रुक्स की लिखी हुई बिजनेस एडवेंचर्स। इस बुक में कई कंपनियों की सफलता और असफलता की कहानी है। गेट्स का कहना है कि ये उनकी पढ़ी हुई अब तक की सबसे अच्छी बिजनेस बुक है। रीबूट करने के लिए समय निकालें। भले ही गेट्स ऐसे इंसान दिखते हैं जो काम के सिवा कुछ नहीं करते,
लेकिन फिर भी गेट्स कभी-कभी अपने शौक पूरे करते हैं। वे स्विमिंग करना, टेनिस खेलना और स्कीइंग करना पसंद करते हैं। लेकिन दिन के 24 घंटों में ये सब करने के लिए उन्हें कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या छोड़ा? नींद। गेट्स बिना किसी परेशानी के 36 घंटे काम कर सकते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वे थकने लगे। उन्हें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत थी। इसीलिए आखिर में गेट्स ने एक कदम पीछे ले लिया। 2000 साल में उन्होंने स्टीव बॉलमर के लिए अपनी सीईओ की पोजीशन छोड़ दी। फिर 2008 में उन्होंने अपनी कंपनी में फुल टाइम के बजाय पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। साल 2014 में उन्होंने कंपनी में अपनी चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मानो उनकी जिंदगी अब खाली हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। गेट्स ने अपने दिन पढ़ने और लिखने में बिताना शुरू किया। वे गेट्स फाउंडेशन के साथ काम भी करते थे और दुनिया भर में ये पक्का करने के लिए घूमते थे कि उनका चैरिटेबल काम हर किसी के पास पहुंच रहा है या नहीं। यहां सीखने की बात यह है कि आराम काम के जितना ही जरूरी है। अगर आप अपना पूरा समय बस काम करने में लगाएंगे तो एक दिन आपको सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। समाज को कुछ वापस दें। शुरुआत में गेट्स इस बात को सोचने में अपना वक्त बिताना नहीं चाहते थे कि उन्हें समाज के लिए क्या करना है। वे मानते थे कि अगर उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उन्हें हर भटकाव से दूर होना होगा। लेकिन एक बार जब उन्होंने समाज को बदले में कुछ देने का काम शुरू किया, उसके बाद वे कभी नहीं रुके। 1990s के बीच में गेट्स ने अपने पिता के नाम से विलियम एच गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन की प्रेरणा उन्हें अपनी मां मैरी गेट्स से मिली। वे उसी साल ब्रेस्ट कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए गुजर गई थीं। मैरी का गेट्स की जिंदगी पर हमेशा गहरा असर पड़ा है। उनके मरने से पहले उन्होंने मेलिंडा के लिए एक कार्यक्रम रखा और उस दिन वहां स्पीच भी दी। गेट्स को याद है कि उस स्पीच के आखिरी शब्द थे, जिन्हें बहुत कुछ दिया गया है, उनसे उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। गेट्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनका पैसा हर जरूरतमंद के पास पहुंचे। जब गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपना फुल टाइम काम छोड़ दिया, तब उन्होंने कहा कि वे चैरिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज्यादा पैसों के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। शायद उनके बनाए गए फाउंडेशंस में से सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला फाउंडेशन है द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाया था। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। द गेट्स फाउंडेशन आज दुनिया की सबसे अमीर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। वॉरेन बफेट गेट्स फाउंडेशन के एक ट्रस्टी बने और 2021 तक उन्होंने उसमें $41 बिलियन दान किए हैं। शुरू में गेट्स समाज सेवा के काम को टालते रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मानते थे कि अगर वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कंपनी इस कदम के लिए तैयार न हो जाए, तो समाज को इसका ज्यादा फायदा होगा। वे पहले अपनी सफलता को पक्का करना चाहते थे ताकि वे समाज को इतना दे सके जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। गेट्स की विरासत। गेट्स को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग ये याद रखें कि कैसे बिल गेट्स ने अपने पैसे खर्च किए या कैसे बिल गेट्स ने दुनिया को बेहतर बनाया। वे चाहते थे कि जब लोग पीछे मुड़कर देखें और दुनिया के इतिहास को पढ़ें तो उन्हें दिखे कि गरीबी और बच्चों की मृत्यु दर पहले के मुकाबले किस तरह कम हुई है। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि ये प्रगति किसके कारण हुई है। गेट्स बस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे। लेकिन चाहे गेट्स कुछ भी चाहते हों, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। गेट्स कोई आम अमीर आदमी नहीं है जिन्होंने कई $मिलियन कमाए, समाज की मदद की और शांति से चले गए। गेट्स ने इससे कहीं ज्यादा किया है। निष्कर्ष। चलिए इस समरी के मुख्य सबकों को दोहराते हैं। सबसे पहले, गेट्स को बचपन से ही सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में बेहद दिलचस्पी थी। वे ऐसे माहौल में पले बढ़े थे जिसने दूसरों को चुनौती देने की उनकी चाह को और भी बढ़ावा दिया था। माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करना गेट्स और उनके सबसे अच्छे दोस्त पॉल एलन के लिए आसान काम नहीं था। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का वादा किया था जो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसे बनाया और 6 हफ्ते में उसे पेश भी किया। उनकी मेहनत रंग लाई थी। गेट्स ने हमेशा से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यकीन किया है। वे मानते थे कि चुराने और बेहतर करने में बहुत फर्क है। एक ऐसा आइडिया जो पहले से मौजूद है, उस पर काम करके उसे और बेहतर बनाना, इसे डेवलपमेंट कहते हैं, चोरी नहीं। आप सब गेट्स से सीख सकते हैं कि सामने से नेतृत्व करना कितना जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को यह दिखाना जरूरी है कि आप उनके लिए कितने मूल्यवान हैं। अपने आइडिया को टेस्ट करना, उसे तनावपूर्ण स्थितियों में रखकर परखना और अपनी गलतियों से सीखना, ये सफलता के मुख्य तत्व हैं और इनोवेशन इन सब का मूल है।
आखिर में गेट्स की विरासत हमेशा बची रहेगी। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें इस तरह याद रखें या न रखें कि उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की है। वे बस ये चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बनी रहे। फिर भी उन्हें हमेशा एक सच्चे हीरो की तरह याद रखा जाएगा। माइंडसेट ऑडियो बुक पर हाउ टू थिंक लाइक बिल गेट्स की इस समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि इन सबकों को अपनाकर आप भी बड़ी समस्याओं को हल करने और दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित होंगे।